अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंजुम चांदना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ्रेम इन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं सदाकार, अदाकार और उर्दू ज़बान पर उबूर रखने वाले एक मंझे हुए आर्टिस्ट जनाब अजनबी। अस्सलाम वालेकुम। वज़राम उर्दू ज़बान पे उबूर नहीं है, बस कोशिश होती है कि जितनी बोली जाए तो वो बेहतर से बेहतर हो। तो आज के दौर में तो उसे उबूर ही कहा जाएगा। हाँ, निस्बतन आप कह सकते हैं कि जो नई नस्ल में एक ट्रेंड चल पड़ा है, रुझान है कि वो रोमन में होना चाहिए और उर्दू का कोई लफ्ज़ अगर आप बताएं उन्हें तो उन्हें वो सामने से आपको जवाब मिलता है कि बस समझ में आ रही है ना बात। तो इस सूरत हाल में आप कह सकती हैं। और जो अब एक जुमले में 4 अंग्रेजी के लफ्ज़ और जी, जी। 2 उर्दू के लफ्ज़ और कहते हैं कि जी उर्दू बोल रहे हैं, तो उस लिहाज से मैंने कहा कि उर्दू पर उबूर रखने वाले यानी जितने भी जुमले आप कहेंगे वो उर्दू में ही कहेंगे, कोशिश यही रहेगी। कोशिश ये रहेगी, कोशिश असल में उर्दू देखिए मुरक्का है ना, पूरे मुरक्कब है मुख्तलिफ ज़बानों का, उसमें अल्फाज हैं और अगर कोई बहुत ही जानबूझ के कोशिश ये करे कि पूरी गुफ्तगू में वो मुरस्सा मुकफ़ा ज़बान इस्तेमाल करे तो फिर बुरा भी थोड़ा सा लगता है। आम फहम होनी चाहिए ज़बान जी। और असल में उर्दू अगर जॉन एलिया को किसी ने सुना हो, जॉन भाई को जिसको सब जॉन भाई कहते हैं जिन्हें, उन्होंने एक बात की थी कि उर्दू का असल नाम हिंदुई था, ये क्योंकि हिंद से निकली थी तो बाद में वो उर्दू बन गई फिर बहुत। और शुरू में उसको हिंदुआ के बाद हिंदुस्तानी भी कहा जाने लगा। हिंदुस्तानी भी कहा जाने लगा। उर्दू बहुत लेटेस्ट नाम है इसका। अब हमारे यहाँ मसला ये है, पाकिस्तान और भारत में हमने ज़बान को खासकर जो है ना वो मजहबी बुनियादों पर तकसीम कर दिया है, हालांकि ज़बान इलाकाई बुनियादों पर तकसीम होती है। 50 किलोमीटर के बाद सबने सुना है कि लहजा तब्दील हो जाता है, अल्फाज तब्दील हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा तासुब भी जहनों में रहता है हम सबके कि जनाब हम जहाँ आम फहम अपने रोज़मर्रा मामलात में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आप फ्रेंच भी बोल लेंगे, ब्रावो, स्पेनिश, इटालियन, लेकिन जहाँ आपने हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया तो आपके ऊपर जो है जनाब वो मुकदमात बन जाएंगे कि ये आप तो जनाब हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू का बेड़ा गर्क कर दिया है आपने। ऐसा ही है। अच्छा, अभी इस वक्त अगर मैं कहूँ, वैसे तो आपके तमाम काम हैं, अगर हम थोड़ा सा बचपन से चलें कि आपको सदाकारी और अदाकारी इसका रुझान शुरू से था, थोड़ा बहुत मुझे जहाँ तक मालूम है आप लिखते भी हैं, आपके अक़वाल भी हैं। नहीं, अक़वाल तो मेरे ऐसे हैं कि चाय और मौत कभी भी आ सकती है। इसीलिए मैंने कहा तो थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए। नहीं, मुझे सदाकारी का या मीडिया में आने का या रेडियो की तरफ आने का शौक इतना तो नहीं था पहले, बल्कि नहीं था, शुरू में था ही नहीं। मुझे बनना था आर्किटेक्ट। अच्छा। मुझे बड़ा शौक था और आज भी मैं देखता हूँ मुख्तलिफ इमारतों को तो एक खलिश रह गई है, उसकी भी वजह बताता हूँ वो क्यों रह गई। तो आर्किटेक्ट बनना था। फिर ये हुआ कि 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था, पाकिस्तान में ही हुआ था वो। और उस ज़माने में जो रवा तबसरा पेश होता था रेडियो पर, कमेंट्री जिसको हम कहते हैं, तो हम सुना करते थे। मैं उस जारी बातें बचपन ही था, तो वो मुझे अपनी तरफ एक खींचती हुई आवाज़ लगी कि एक बंद डब्बे में से जनाब पूरा माहौल भी आपके सामने आ रहा है और जो आप सुन रहे हैं उसका एक तख़य्युलाती खाका बना रहे हैं, तो उससे आपकी जो सलाहियत है सोचने समझने की वो भी बढ़ती है। फिर उसी दौरान में उसके बाद जब मैंने मैट्रिक किया तो मैंने मुस्तकिल पर रेडियो सुनना शुरू किया और रेडियो पाकिस्तान था उस ज़माने में, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, तो मैं सुबह से लेकर रात तक रेडियो के तमाम शोज सुनता था और तकरीबन 2 साल तक मैंने हर प्रोग्राम में ख़त लिखा। अच्छा। हर प्रोग्राम में 2 साल तक। और उस ज़माने में हमारे बड़े सीनियर्स थे जिनसे हमने सीखा। मोहम्मद नकी साहब एक प्रोग्राम किया करते थे क्विज़ का, ज़हानत शर्त है, क्विज़ का मैं शौक था। अब नकी साहब का एक और प्रोग्राम बड़ा मशहूर था, सबने सुना होगा, ये बच्चा किसका है, जो गुमशुदा बच्चों के हवाले से होता है। नकी साहब की आवाज़ सुन के मुझे लगता था कि ये जो डब्बा या ये जगह है ना, मुझे जैसे वो आपने अल्फ लैला दास्तान में या हातिम ताई जिसमें भी है वो कि एक कोहे निदा है, आवाज़ आ रही है और वो लोग खिंचते चले जा रहे हैं, तो रेडियो मेरे लिए कोहे निदा मुझे लगा कि मैं इसकी तरफ खिंचता जा रहा हूँ और बस उस तरफ हम आ गए। मगर आपकी आवाज़ जो इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं आपके वाले साहब से अंकल से मिली हूँ जी जी, तो उनकी आवाज़ भी मुझे ऐसी ही लगी। तो ये आपको किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है और इसलिए भी जाइए, या आपने खुद ही सिर्फ रेडियो की सदाकारी में अट्रैक्ट होके आप गए? नहीं, इसमें अंजुम यह है कि
मेरी फितरत में शामिल है, हर चीज़ को ना मैं चैलेंज के तौर पर लेता हूँ अपने लिए। कि शुरू में हुआ था जब मैं रेडियो की तरफ आना चाहा मैंने, तो कई लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा इसकी तो आवाज़ ऐसी नहीं, कभी कर नहीं सकता। और जैसे रेडियो ही नहीं, किसी भी मैदान में जो मैंने कदम बढ़ाया, उसमें नाकामियों को मैंने मायूसी में तब्दील नहीं किया। मैंने कहा नहीं, इसमें अगर ये कमी है तो फिर मुझे आगे बढ़ना है। जैसे मैं कहानियां लिखता था बच्चों की, और मुझे बड़ा शौक था, हमदर्द नौनिहाल उस जमाने में आता था, हकीम मोहम्मद सईद साहब, उनसे मेरी, हकीम मोहम्मद सईद शहीद लाजमी कहना चाहिए, उनका एक रूहानी असर मेरी तरबियत में रहा। उनके जागो जगाओ पढ़ के, और उनसे मुलाकातें भी मेरी काफ़ी रही। तो मैं नौनिहाल में कहानी लिखता था, वो वापस आ जाती थी कि आपको मजीद मेहनत की जरूरत है। और यकीन करें, कहानी भेजने के बाद मैं इंतजार करता था कहानी कब वापस आएगी, मुझे कहानी वापस पता चले, उसकी मुझे खुशी होती थी। खुशी इसलिए होती थी कि भाई कहानी जो जिसको भेजी है मैंने, उसने इसको अहमियत दी है, उसने पढ़ा है, फिर वापस किया मुझे। फिर वो भी तकरीबन 1.5-2 साल के बाद मेरी पहली कहानी छपी तालीम तरबियत में, और उस पर मुझे पहला इनाम मिला था। वो सिलसिला चलता रहा। अच्छा, जहाँ तक बात है आर्किटेक्ट ना बनने की, जो खलिश अब है जिंदगी भर की, देखिए इंजीनियरिंग आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स जो है वो लाजमी सब्जेक्ट होता है। बिल्कुल है। तो इंटर के ज़माने में, इंटर मैंने डीजे साइंस कॉलेज से किया था। उस ज़माने में मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा लग गया था ना, हार्ड बॉल खेल रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी मनोड़ा जाके खेल रहे हैं। थे आप या पता नहीं क्या नहीं, ऑलराउंडर थे, लेकिन मैं फास्ट भी करता था, स्पिन बॉलिंग भी करता था, और बैटिंग भी ऑलराउंडर ही आप कह लीजिए उसको। तो इंटर के ज़माने में मेरी मैथमेटिक्स में लग गई सप्ली। और नहीं, कोई बात नहीं, आपको बड़े मजे की बात बता रहा हूँ, मैंने कई बार बताई है मुख्तलिफ इंटरव्यूज में भी। अच्छा, सप्ली लग गई, उसके बाद भी हमें अकल तो आई नहीं। वो आपको पता है, नौजवानी होती है, समझ में कुछ आता है नहीं। अगर माँ बाप को समझाते हैं, लगता है आपको ये जनाब पिंजरे में बंद करने वाली बातें सारी। ये मेरा ख्याल है ये फितरत है, और ये जरूरी है, ये आपकी, यानी आप नॉर्मल है, नेचुरल चीज है, ये उम्र का ये तकाजा है। अच्छा, सप्ली लगी। सप्ली का पेपर में जब देने गया तो उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो यकीन करें, मैंने देखा, मैंने कहा मुझे तो एक भी सवाल का जवाब नहीं आता। फिर मैंने वो कॉपी, जो इम्तिहानी कॉपी होती है, वो 2 सफ़हात के ऊपर मैंने बड़ा बड़ा लिखा, या अल्लाह मुझे पास कर दे। वो किसी अल्लाह के बंदे ने देखा और ग्रेस मार्क्स से मुझे पास कर दिया। जबरदस्त भाई। तो बस वो इंजीनियरिंग में नहीं कर पाया, लेकिन वो ठोकर खाने के बाद फिर मैं संभला। फिर मैंने इस्लामिया आर्ट्स कॉलेज से बीए किया 95 में, 1995 में, और आज तक मैंने बीए की डिग्री अभी तक निकलवाई नहीं है, इतने साल हो गए। फिर मैं तो इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं, मेरा इरादा नहीं। वो डिग्री के बगैर भी हो जाता है। हाँ, उसके लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको जहालत की जरूरत है। अच्छा, फिर मैं आ गया शोबा इब्लाग आम्मा में, कराची यूनिवर्सिटी में, क्यों मैंने ठान लिया था कि अब मुझे मीडिया की तरफ आना है, क्योंकि जर्नलिज्म भी कर रहा था मैं, सहाफत मैंने रोज़नामा जंग के लिए, एक्सप्रेस के लिए फीचर राइटिंग भी की, फिर अफसाने भी लिखे, बहुत सारी चीजें। तो वो खुद ब खुद यूं समझिए कि रास्ता बनता चला गया। तो थिएटर और एक्टिंग, और थिएटर में इतना मंझा हुआ होना, इसी तरह ब्रॉडकास्टिंग में इतना मंझा हुआ होना, फिर आपका एक जर्नलिज्म भी, मुझे ये पहलू, मुझे जर्नलिज्म का भी मालूम चला है। मुझे राइटिंग का तो पता था। नहीं, मैंने रिपोर्टिंग भी की है, ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग भी की है। कराची में जब हालात बड़े खराब रहे, बॉम्ब ब्लास्ट में, और बल्कि एक दफा तो सदर में, जहांगीर पार्क के सामने, मैं जिस बस में था उसके बिल्कुल बराबर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। वो अल्लाह ने मुझे बचाया था। तो खतरनाक फीचर्स भी किए उस वक्त, जबकि ये आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, और लोगों से मिलना जुलना वो उस वक्त भी खैर इतना आसान नहीं था। वो हम करते रहे। फिर फीचर राइटिंग के साथ साथ फिर मैंने डेस्क रिपोर्टिंग भी की, रोज़ा मोहम्मद में भी काम किया, काफ़ी चीज़ें की। तो ये सारा असल में शोबा जो है तख्लीक का शोबा है, और तख्लीक इंसान दुनिया में अल्लाह का नाइब है। तो अल्लाह की तो शान रोज़ाना एक नई शान है, उससे बड़ा तख्लीककार तो कोई है ही नहीं। तो मैंने कोशिश की, और अभी देखिए वो तो खैर आपकी ये ज़रा नवाजी का मंझा हुआ कह रही है, हम तो वो बच्चे हैं जो अभी साहिल पे सीपी देख रहा है कि इसके कितने रंग हैं, हम सीपी चुन भी नहीं रहे अभी, और समंदर की लहरें फिर साहिल से आगे होता, और जितना ज्यादा आप आगे जाएंगे ना, आपको लगता है आपको कुछ नहीं मालूम। आप जितना ज्यादा जानते जाएंगे, उतना ज्यादा आप अपने आप को समझिए कि अपने अंदर आजिज़ी पैदा करते जाएंगे, और ये होना भी चाहिए। जो लोग ये नहीं कर पाते, उनका फिर सफर रुक जाता है। अच्छा, ये जो आपका लुक है, जी, और आप इतने सॉफ्ट आदमी हैं, जब तक कोई आपको जानता नहीं है,
डरते हैं, बातचीत नहीं करता जी, डरते हैं। तो लोग डरते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि, लेकिन उम्मन लोग डरते हैं। मगर असल में ये एक लुक की जो आपने बात की है ना, जाहिरी जो नजर आ रहा है लोगों को, अब वो कद मेरा लंबा शुरू से ही है, ठीक है, आवाज शुरू से भारी है, बेस है, फिर बाल भी लंबे कर लिए, फिर जो मैं अपनी, मुझे जो मर्दाना ज्वेलरी उसका बड़ा शौक है। इस वक्त मैंने कम पहनी हुई है, बारिश में कुछ खराब हो गई है, जंगमंग लग गई है जी। वरना आप तो जानती है मैंने काफी वो इतनी ज्वेलरी शायद मेरी बेटियां नहीं पहनती होंगी जितना मैं पहनता नहीं, लेकिन वो सारी मैनली लगती है, वो कहीं से भी हाँ, नहीं मैं बुंदे वाली नहीं पहनता। नहीं, हाँ, अगर मैं कहूँ सूफियाना ज्वेलरी है, सूफियाना ज्वेलरी, अगर मैं ये कहूँ। अच्छा, उसमें फिर ये है कि अब वो बात यही होती है कि अक्सर लोग जो मुझे मिलते हैं वो कहते हैं हम आपसे मिलते हुए ना पहले डरते थे, तो मैं ये कहता हूँ राय कायम ना करें जब तक आप किसी से मुलाकात ना कर लें। ये बिल्कुल वैसी बात है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। बात में वजन होता है, तो जब तक आप किसी शख्सियत से मिलते नहीं है तो उसके हवाले से फिर आपको राय कायम नहीं करनी चाहिए। अच्छा, फिर मैंने एक्टिंग भी जो की और थिएटर की आपने बात की, हमारे मोहसिन मेरे मेंटोर, मैं कहता हूँ उन्हें, मेरे उस्ताद डॉक्टर एस.एन.एम. शहजाद मरहूम, जिनका भी पिछले साल ही इंतकाल हुआ था। 1997 में रेडियो से ही हम गाए थे वहाँ पे, तो स्ट्रीट टेक्निक थिएटर फेस्टिवल हो रहा था आर्ट्स काउंसिल में। अच्छा, मैं लिखता था तो मैंने कराची का हालात पे मंजूम ड्रामा लिखा। अच्छा। और मैंने अपने जो हमारे बज़्म तलबा के दोस्त थे उनसे कहा भाई तुम्हें ये करना है काम, तो डॉक्टर एस.एन.एम. शहजाद नई ऑडियंस को, नौजवानों को मंजूम ड्रामा जरा पहले आप एक थोड़ा सा बता दीजिए। मंजूम ड्रामा जो कि यूं समझिए कि नज्म की सूरत में, ठीक है, अशार की सूरत में, और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो इंडिया ने कमाल किया है ना, जी, वो है फिल्म हीर रांझा। कैफी आजमी ने यकीन कीजिए कि अपना लहू लिख दिया। ये आसान नहीं है, कतई नहीं। और परफॉर्मर्स जी, प्राण साहब भी जिस तरह वो, जी हाँ, जो केतु बने हैं जी, और जो राजकुमार तो खैर, तो हीर रांझा आपको जरूर देखनी चाहिए, जो लोग देखनी चाहिए। अच्छा, वो मंजूम मैंने ड्रामा लिखा, तो रिहर्सल हो रही थी, मुझे डॉक्टर शहजाद साहब ने कहा कि अजनबी ये तो तुम्हारा जो गेटअप है, तुम्हारा जो लुक है और जो आवाज है, तो तुम्हें सूट करता है, तुम्हें करना चाहिए। अब हम में थोड़ी सी मुरब्बत है, मैंने कहा, मैंने दोस्त को दिया, उन्होंने कहा ये तुम्हें करना चाहिए, ये ड्रामा हिट होगा। और यकीन जानिए वो कराची के ऊपर था ड्रामा, तो वो ड्रामा बहुत हिट हुआ। उस जमाने में अंग्रेजी और उर्दू के ज़मीमें आते थे, तो ज़मीमों के जो सरे वरक़ सबसे पहला पेज, उसके ऊपर हमें बड़ी बड़ी तस्वीरें आई, सब कुछ। उसके बाद फिर थिएटर का सिलसिला शुरू होता गया, बहुत सारे मैंने काम किए, फिर लाहौर भी जाके किया, लेकिन साथ ही साथ रेडियो मेरा चल रहा था। अच्छा, पहले रेडियो आपने स्टार्ट किया, फिर थिएटर? मैंने पहले रेडियो किया, ठीक है, फिर थिएटर किया, फिर मैंने एड एजेंसीज में भी काम किया, एज ए कॉपीराइटर जी, कॉपी कॉन्सेप्ट राइटर। और मेरे उस्ताद मोइन कुरैशी साहब, उनसे मैंने बहुत सीखा, अल्लाह उनको उनकी उम्र दराज करे, सेहत कामला तक करे। मैं अपने उस्तादों को भूलता नहीं हूँ, ये तो, और मैं खुश नसीब हूँ अंजुम के मुझे हर सतह पर, हर मरहले पर, हर अपने चाहे करियर हो या तालीमी मैदान हो, उसमें मुझे असातिज़ा बहुत अच्छे मिले। जैसे शोबा इब्लाग़ा में अम्मा में हम पढ़ते थे, इनाम बारी मरहूम साहब, मतीनुर रहमान मुर्तज़ा, ये जय्यद असातिज़ा, और मतीन साहब तो बहुत बड़े और बहुत मशहूर साफ़ी भी थे, सरवर नसीम मरहूम, तो इनसे हमने काफ़ी सीखा, मैडम शाहिदा काजी। और देखिए होता क्या है, आप एक तो ये हो गया कि ज़ाहिरी तौर पे आप मेरी टीचिंग कर रही हैं या आप मुझे कुछ सिखा रही, तो मैं कुछ लोगों को देख के और खुद भी सीखता हूँ, चाहे उनसे मेरा इंटरेक्शन है, बराह रास्त है या नहीं है बातचीत, मैं उनसे सीखता हूँ, अच्छा ये नहीं करना है और ये करना चाहिए, किस चीज़ को, किस काम को अंजाम देने का तरीका क्या है, लोगों से किस तरह बात करना है। तो हर चलता फिरता आदमी जो आपके लिए उस्ताद की हैसियत रखता है। बिल्कुल रखता है। और एक्टर या जो हमारी फील्ड होती है, हम तो हैं साइलेंट ऑब्जर्वर। जी जी जी, वो कब कहाँ स्टोर हो जाती है चीज, और किस सीन में, किस जगह पर वो यूज हो जाती है, हमें खुद नहीं समझ नहीं पता। फिर मैंने अच्छा, मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद मैंने बहुत कम बताई है अपने इंटरव्यूज में, कि मैं बचपन में बड़ा शाई था, बहुत ज्यादा। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था किसी 2-3 लोग अगर जमा है, और खासकर अगर कोई खातून है या कोई लड़की है, तो उसके सामने बोलना। ये थिएटर से, और मुझे जैसे मैंने कहा ना, मेरे मोहसिन थे एस.एन.एम. शहजाद साहब, डॉक्टर एस.एन.एम. शहजाद साहब, उन्होंने मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एतमाद पैदा किया। फिर हमारा पूरा ग्रुप था, जब हम रिहर्सल करते थे आर्ट्स काउंसिल से लेके हम बंस रोड और रीगल तक आते थे पैदल। उस जमाने में पैसे वैसे भी नहीं होते थे, बाद तो हम
मैं दसबेला पे रहता था, पैदल घर चले जाते थे। तो उस पूरे अरसे में हमारे जितने भी दोस्त थे, हम मुख्तलिफ एक्ट करते हुए आ रहे होते। लोग समझते थे पता नहीं पागल है कौन है, ये बड़ी बात उससे एतमाद आया, उससे एतमाद आया। फिर जहाँ मुझे रिजेक्शन मिलती है ना, देखिए रिजेक्शन को मैं ज़हन में रखता हूँ। हर जगह आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, आपको कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है, हर जगह आप कामयाब नहीं होंगे। आज भी अगर मैं कहीं ऑडिशन देता हूँ, चाहे एक्टिंग का हो, मैं ज़हन में बिठा के जाता हूँ कि ये शायद ना हो। अच्छा ना हो और नहीं होता, फिर मैं वजूहात देखता हूँ, फिर उनको जो है कोशिश करता हूँ कि अगली बार ये तमाम वजूहात ना हो। वो जो चैलेंज लेने वाला एक मामला और कैफियत और वो जो सोच है ना, वो जब तक आप में नहीं होगी तो आप बिल्कुल मायूसी के अंधेरों में चले जाएंगे। तो क्या ये बताइए कि आजकल एक बहुत मशहूर ड्रामा पीटीवी से टेलीकास्ट हो रहा है, पायत अब्दुल हमीद खान। जी, सुल्तान अब्दुल हमीद। तो सुल्तान अब्दुल हमीद खान की वॉइस आपकी है। जी जी। और वो ऐसी परफेक्ट मैच हुई है। हालांकि मेरे जहन में आप आते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, मेरी आपसे अच्छी दोस्ती है, हमने साथ काम किया हुआ है। लेकिन कभी कभी मैं भी उसमें आपकी आवाज सुन के, डायलॉग डिलीवरी सुन के शशदर रह जाती हूँ एक दो जगह तो। अच्छा, इसमें मैं जो ये देना चाहूंगा ना, सहरा क्रेडिट जिसको हम कहते हैं, ये केजे प्रोडक्शन के खुरम जमशेद, खुरम भाई केजे साहब हैं। और बड़ा चैलेंज था। आपने सुल्तान अब्दुल हमीद का जिक्र कर दिया, उससे पहले जो अर्तुगरुल चला था जी, उसमें नोयान भी आती है। हाँ। ये तो क्योंकि मेन आपका है। जी जी जी। तो हम इस पे आते हैं। तो वो असल में वो सिलसिला ये था कि एक बड़ा यूं समझिए कि ट्विस्ट था, ठीक है, और वो पीटीवी के लिए प्रोजेक्ट था। फिर मार्केट में जनाब के एक विलन जो कर चुका है पहले, उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा मुस्बत किस्म का कैरेक्टर। और सुल्तान अब्दुल हमीद को यकीन जानिए, मैं इस ड्रामे में वॉइस ओवर करने से पहले इतना नहीं पढ़ा था। मैं तो उनका मद्दा हो गया हूँ। जितना काम उन्होंने इस्लाम के लिए और जितना काम लोगों के लिए, इंसानियत के लिए किया है, वो कमाल है, वो कमाल है। और उस जमाने की जितनी भी उन्होंने मज़ाहमतें की अंग्रेजों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, इसराइल ना बनने देना, ठीक है, हिजाज तक रेलगाड़ी चलाना, सारी चीजें, तेल के जखायर पर कब्जा ना करने देना, वो देखें दुनिया भर में वही चीजें चलती जा रही हैं। मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि दौरे हाजिर में ये चीजें हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, जी बिल्कुल। लेकिन इतनी सियासत पे उबूर रखने वाला आदमी, डिप्लोमेसी पे उबूर रखने वाला आदमी, ये, और इवन वो उसका इंसाफ अपने घर से स्टार्ट हो जाता है, अपने घर से स्टार्ट होता है। और शायद यही एक वजह है उनकी कामयाबी। जो लोग देख रहे हैं, देखा होगा वो जो उनका शहजादा है, ठीक है, वो उसको भी कोई ओहदा वगैरह कुछ नहीं, बल्कि मुस्तकिल उसकी सरजनिश है, ठीक है, उसकी तरबियत है। तो बहुत बड़ा कैरेक्टर है वो सुल्तान अब्दुल हमीद। और ये देखिए खिलाफत उस्मानिया, ये वही दौर है जो हमने पढ़ा भी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, खिलाफत मूवमेंट, तो ये वही दौर है, वही दौर है। और वो हर दफा उसमें जिक्र आता है कि हिंदुस्तानी मुसलमान भाई, तो क्योंकि खामोशी रखनी है, बरतानिया के अंडर है हिंदुस्तान अभी। तो बड़ा, मतलब मैं भी जब उसे देख रही हूँ तो मुझे बड़ी परफेक्ट आवाज लगती है उस किरदार पर आपकी। तो इसमें सहरा केजे प्रोडक्शन को जाता है, जिन्होंने मुझे मुंतखब किया, चुना, और बस कोशिश कर रहे हैं कि उनको शिकायत ना हो, लोगों को अच्छा लगे। मुझे उसमें इतनी हैरत होती है कि जहाँ वो सख्ती से रियासत के बारे में बातें कर रहा है और इधर बेगम आती है, वो वही सॉफ्टनेस, उधर बेटी के पास जाता है, इंतहाई शफीक, ये डायलॉग डिलीवरी, ये चेंज, मतलब मैं ये उतार चढ़ाव लिटरली, मैं तो फैन। देखिए इसमें रेडियो की तरबियत का कमाल है। और मैंने कहा मैं खुशनसीब हूँ, मैंने जो रेडियो का सबसे पहला ड्रामा किया था उसमें सिर्फ 2 डायलॉग्स थे मेरे। रज़ी अख्तर शौक मरहूम उसके प्रोड्यूसर थे, और सदाकारों में हफीज़ फातिमा, साजिदा सैयद साहिबा, काजी वाजिद मरहूम, उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, जमशेद अंसारी, नजमा खातून। और यकीन जाने मेरे लिए वो बहुत बड़ा लम्हा था, इतने बड़े लोगों के साथ काम करना जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे दुनिया भर में, और बड़ा नाम, काजी वाजिद जैसे साहब, जमशेद अंसारी साहब, उनसे मैंने सीखा। फिर एक वक्त आया कि इतने सालों के बाद 2010 में रेडियो पाकिस्तान का मैंने एक ड्रामा किया था, उसमें हसन गाज़ी मरहूम भी थे, बहुत मशहूर प्रोड्यूसर और प्रोग्राम मैनेजर थे रेडियो पाकिस्तान के, वो थे ज़हीन दायरा साहब थी, और काजी साहब थे। काजी वाजिद साहब ने इतने साल बाद जब मुझसे कहा तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो यकीन जानिए वो मुझे लगा कि हफ्त तकलीम की दौलत साथ, बिल्कुल, हाँ, जहानों की दौलत मुझे मिल गई है। मुझे बताइए, नोयान का किरदार जब आपने अर्तुगरुल में किया तो क्या कोई आवाज चेंज, क्योंकि एग्जैक्टली वो आवाज, वो टोन नहीं थी, जाहिर है किरदार मुख्तलिफ है अब्दुल हमीद खान सुल्तान से, तो मुझे बताएं उसमें क्या कोई सॉफ्टवेयर का था या आपका किरदार का? देखिए सॉफ्टवेयर का तो हर जगह होता है, चाहे गुलकार हो या ना हो,
मेन चीज ये कि जो बेसिक आपका बुनियादी टेक्सचर है आवाज का, और फिर उस आवाज के जरिए आप एक्सप्रेशंस कैसे दे रहे हैं जी, ठीक है। वो एक आध डायलॉग में बोल के अभी सुना दूंगा आपको, उस नोयान के तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर कितना था और नेचुरल हमारा कितना था। मुझे तो अंदाजा है, मैं नाजरीन के लिए कह रही हूँ कि मैं तो आपके साथ काम कर चुकी हूँ, और मैंने मेरी फिल्म में जब आपने सेठ का किरदार किया था और जो इम्प्रोवाइजेशन आपने की थी, अच्छा उस भी आपको याद होगा, आपने मुझे एक सीन दिया था और वो हमारे साथ थे, बड़े अच्छे हमारे दोस्त भी हैं, मेरे साथ काम भी किया हुआ है और मैंने उनकी डायरेक्शन में काम किया हुआ है, जमाल मुजीब साहब। जी जी जी। तो उसमें एक सीन था रोने का ना, कि मेरी सारी मालूम आपने मुझे कहा था कि मैं ग्लिसरीन नहीं लगाऊंगा, और मैं आप गवाह उसके बगैर उसके ग्लिसरीन के में रोया था, तो उन्होंने कहा इसकी ट्रिक बताया मुझे। तो भारत में मतलब वो देखें ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा ही होता है सारा। तो बस ये तो नोयान का यही था कि हमने उसमें एक तो पहले मैंने स्टडी किया नोयान का कैरेक्टर, और जिस अदाकार ने वो काम किया है ना वो भी कमाल है, नो डाउट। ठीक है। देखिए अगर सामने वाला अदाकार जो है ना, उसमें हालांकि मैंने तीन कैरेक्टर्स पे आवाजें दी है, क्योंकि उसमें अच्छा आपने मैं सुल्तान अलाउद्दीन पे भी दिया। अच्छा एक कैरेक्टर पे मैंने आवाज दी, वो तो बहुत सारे लोग नहीं, बल्कि जो हमारी फील्ड के भी लोग हैं वो भी नहीं पहचान पाए। वो तीसरे सीजन में था सोने का ताजिर हाचा तुरियान, ठीक है। वो बुढ़ा सा थोड़ा गंजा था, वो सोने का ताजिर था, वो यहूदी ईसाई था, तो उसको अर्तुगरुल बचाता है। उसकी आवाज मैंने दी थी, जो कई लोग गुलाम होता है या क्या? जी 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 जी, वो सोने का ताजिर होता है, सोना ढूंढता फिरता है वो। जी जी। तो मैं बात कर रहा था बॉडी लैंग्वेज की और कैरेक्टर की। वो जब सामने वाला जिस कैरेक्टर के ऊपर आप डब कर रहे हैं उसने ही शानदार अदाकारी की हुई है ना, फिर आपके पास से वो चीज निकल के आनी चाहिए। ये उसका भी हक बनता है और आपके काम का भी, और आपका फर्ज बनता है। अच्छा नोयान के जमाने में भी युवा शुरू में लोगों ने बड़ी, आपको पता है मुखालफत हर जगह होती है, सब कुछ होता है, देखिए वो होती है, लेकिन मैं ही समझती हूँ इस डबिंग को आज भी एक कॉमन आदमी नहीं समझ सकता, और ये हमारी फील्ड के लोग इस चीज को सराह सकते हैं कि इस डबिंग में इसने, इस अदाकार ने या इस वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने क्या कमाल कर दिया। अच्छा मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत जो कामयाबी ही समझ लूँ मैं, मतलब ये नहीं कि मैंने कोई जहन पे सवार किया। जैसे अर्तुल का जो शो हुआ पीटीवी पे, नादिया खान ने उसकी होस्ट की, मॉर्निंग शो था, तो उन्होंने यही कहा कि भाई तो आवाज की, वो खुद बड़ी फैन थी नोयान, तो उन्होंने कहा आप तो लग भी नोयान रहे, अब आप सुल्तान अब्दुल हमीद कह रही है कि लगता है यही आवाज है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, असातिज़ा का हमारी तरबियत है और अल्लाह का करम है, और इसी तरह बस आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ही होता है क्योंकि हमारे यहाँ, क्योंकि मैंने दुबई में भी काफी काम किया है। मैं उस पर आने वाली थी कि आपने वहां का एफएम, और मैं उस पे आती अभी। मैं जिस तनाजुर में बात कर रहा हूँ वो है पेशावराना रवैयों की। जो इंडियंस है, इंडियंस से मैंने काम किया है और उन्होंने मेरा काम देख के मुझे अपने ऊपर हेड बना दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो ज्यादा प्रोफेशनल है, वो है ही प्रोफेशनल, और हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म नहीं। वो टैलेंट को जितना मौका देते हैं, हमारे यहाँ लॉबीज बनी हुई है, हम लोग नहीं। अच्छा मेरे कई दोस्त हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, मैं अभी नाम नहीं दे रहा, फिल्म के भी डायरेक्टर है, टीवी के भी डायरेक्टर है, ड्रामे के। मैं उनसे कहता हूँ भाई कुछ दो मुझे एक मतलब आप जानते हैं मेरी एक्टिंग कैसी है क्या है, और वो उनका जो होता है यार वो तुम्हारा जो लुक है ना यार, मैंने कहा भाई तो आप यही तो होता है लुक, क्या मतलब है? एक्टर तो ढलता है, पानी की तरह होता है, आज जिस बर्तन में डालेंगे वो हो जाएगा। आप अगर मुझे कहते हैं यार कि सिर्फ एक सीन के लिए आप अपने बाल कटवा लें, तो फिर वो तो मैं मना करूंगा ना आपको। मैं देखिए इसमें शशि कपूर साहब जब कायद आजम के लिए जिना बन रही थी आए थे, और शफी मोहम्मद साहब उनसे मिले थे। शफी साहब का भी ओवरवेट थे, शशि कपूर साहब भी ओवरवेट थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये फिजिकल अपीयरेंस और ये मैटर करती है? तो शशि साहब ने उन्हें डांट के कहा क्या बात कर रही हो, कि एक्टर के लिए ये चीजें मायने नहीं रखती। तुम्हें परफॉर्म करना है तुम्हारा कैरेक्टर। तुम अगर कॉलेज बॉय तो तुम नहीं बन सकते, जाहिर है जिस एज ग्रुप में हो वो तो तुम नहीं लग रहे, लेकिन तुम अपने ये बात की भी कैसे? आपको मालूम है शशि कपूर साहब का खानवादा पूरा एक्टिंग से किस तरह जुड़ा हुआ है, पृथ्वीराज कपूर सारा जी वही खानवादा है पूरा। तो ये अब्बा डिस्पेंसर है जी, तो क्या ये लोग हॉलीवुड में लोग एक्टिंग नहीं करते? ये जैक ब्लैक हैं, कितने हैं? मैं अगर हमारे जो है ना अंजुम, सॉरी टू से, ठीक है, हमारे यहाँ हमारे डायरेक्टर्स जो है ना वो कंफर्ट जोन में, अरे यार ये एक्टर यार ये करता है ना, दोस्त का कैरेक्टर, इसको ये दे दो, इसको हीरो दे दो, इसको ये दे दो। भाई इस तरह काम नहीं चलता। फिर आपके अच्छी चीजें अभी भी मैं आपको बताऊं, जो ड्रामे बन रहे हैं ना सोशल मीडिया के थ्रू, मीम्स के थ्रू, आप उसको कर ले तो कर ले, ठीक है, पॉपुलर कर ले तो कर ले। मेरे पास तो खलील साहब का ड्रामा वो पॉपुलर हुआ, मीम्स क्या उससे पहले अच्छे ड्रामे नहीं हुए? मैं तो आज भी कहता हूँ, मेरी सोच है, लोग इख्तलाफ कर सकते हैं। वारिस से अच्छा ड्रामा नहीं है पाकिस्तान में आजकल। वारिस में आप देखें फिरदौस जमाल साहब ने
औरंगजेब नगारी हो या मुनव्वर सईद साहब, क्या एक्टिंग की है, बेहतरीन। आबिद अली क्या, शुजात हाशमी ने क्या एक्टिंग की है। अब वो उस वक्त उस एज के नहीं थे जिस एज के वो बने हैं। अब आप ना गेटअप करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं टू शॉट बना दो, दोपहर में, शाम में, डे लाइट में आपकी शूटिंग हो जाए, तो इस तरह अच्छा काम नहीं कर सकता। फिल्मों में आप क्या कर रहे हैं, फिल्मों में आप सारे लतीफे उठा के ले आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और फिर ये रोना होता है कि जी स्क्रीन नहीं मिल रही है, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, मयारी काम नहीं हो रहा। और ये कहना कि आवाम को ये पसंद है, ऐसा नहीं है। आप उन्हें जो चीज दिखाएंगे, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अर्तुगरुल है जी। आवाम को तो देखिए, आप अगर आवाम को जो दिखाएंगे अच्छी चीज, क्या आज कोई हसीना मोइन का ड्रामा देखने से मना कर देता है? अखलाक पुख्ता फिल्में भी चलती थी, आप दिखाना शुरू कर देंगे आवाम को, आवाम के तो जहन आप बनाएंगे ना। बिल्कुल। अर्तुगरुल की तरफ क्यों आए लोग, क्यों आए? ठीक है, सुल्तान अब्दुल हमीद लोग क्यों देख रहे हैं, ठीक है, आज भी तन्हाइयों को क्यों याद करते हैं। मैं जब दुबई में था, यकीन करें अंजुम, मेरे जितने इंडियन कोलीग्स थे, मैं जब पाकिस्तान आता था, सबसे ज्यादा फरमाइश होती है धूप किनारे आई, धूप किनारे। मैं रेनबो सेंटर से इतने धूप किनारे लेके गया हूं जिसकी हद नहीं। बिल्कुल सही, ऐसा ये है। और जी, रेनबो सेंटर से पूछता था पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्या चलता है, उन्होंने कहा मिर्जा गालिब नसीरुद्दीन शाह वाला। ऐसा ही है, हमने भी देखा और घर में बिठा के अम्मा अब्बा ने दिखाया कि देखिए जी। तो ये कहना जो है ना कि अवाम, ये लोग ही देखना चाहते हैं, मैं सॉरी, इससे आपके पास फेसेस नहीं है। आप तुर्की की, हम डबिंग की बात कर रहे हैं, तुर्की के ड्रामे देखिए, कितने एक्टर्स हैं उनके पास, कितने एक्टर्स हैं, हार्डली रिपीट होते हैं। जी, हार्डली रिपीट होते हैं, एक से बढ़कर एक है। ऐसा है, तालीम याफ्ता सब आप सबके विकिपीडिया पे जाएं, सब ग्रेजुएट मास्टर्स हैं, तो इसलिए वो काम अच्छा कर रहे हैं। और वो देखिए डायरेक्टर्स जो है ना इंटरनेशनल, वो हमारी मार्केट के अलावा, वो एक अच्छा डायरेक्टर वही होता है जो पोटेंशियल देखता है, इस आर्टिस्ट से मैं ये काम लूंगा, मैं करवा के रहूंगा इससे। आपने जाहिरी वजह कता देख के कह दिया नहीं यार तुम ये नहीं कर सकते, तो फिर फायदा क्या है, फिर आप डायरेक्टर नहीं है। ये है, उनके आज भी ऑडिशन लिया जाता है हर कैरेक्टर का, और लुक टेस्ट लिया जाता है, और ये पूरी दुनिया में होता है। पूरी दुनिया में ये अमिताभ वगैरह भी आज भी अगर कोई बहुत बड़ी प्रोजेक्ट करते हैं, मुझे पता है मेरे दोस्त काफी यहाँ पे काम करते रहे हैं बॉलीवुड में, आज भी उनसे मेरी बातचीत है, कहते हैं कि इनके ऑडिशंस होते हैं बाकायदा, वॉइस ओवर्स के लिए होते हैं, वो अपना कॉलर चढ़ा के थोड़ी बैठ जाते हैं, मैं ही हूँ भैया, मैं क्यों दूंगा। ऋषि कपूर साहब ने जो रऊफ लाला का विलेन का रोल किया था, उनका लुक टेस्ट हुआ था जी। 40 साल हो चुके थे उनको फिल्मों में काम करते हैं जी, और वो लुक टेस्ट दे रहे थे। पर ऋषि कपूर की जो मरने के बाद फिल्म की रह गई, जी, उसके लिए भी आप परेश रावल ने किया, तो ऐसे उठा के थोड़ी दे दिया उन्होंने उसको। नहीं, मैंने देखी वो फिल्म। जी। अब बताइए, जो हिंदुस्तान में आपने काम किया, वहाँ FM दुबई मतलब काम तो हिंदुस्तान, हाँ, मतलब वही मार्केट वो हिंदुस्तान ने, इंडिया ने कैप्चर की है, क्योंकि हम लोग तो टांगे खींचने में लगे रहते हैं ना एक दूसरे की। देखिए, अगर अच्छा काम मैं आपके आगे 2 फिल्में रखूं, भाई इंडियन देखनी है, पाकिस्तानी देखनी है, तो आप भी कहेंगे वो देखनी है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, कोई भी ऐसी चीज। अभी देखिए शूटिंग से पहले जब आप बात कर रही थी कि कुछ फिल्में जो अभी लगी हैं, थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स या मुस्बत एक रद्देमल सामने आया है। मेरा मानना ये है, जो मैंने देखा है, मेरा मुशाहिदा मैं कोशिश करता हूँ कि हर लिहाज से मेरा थोड़ा सा गहरा हो। जब आपकी बॉलीवुड की फिल्में भी लग रही थी, इंग्लिश फिल्में भी लग रही थी, तो लोगों के पास ऑप्शन वो देखने, सबसे पहले उनको, अगर उनको टिकट नहीं मिलता, अच्छा यार पाकिस्तानी हम देख लेते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी फिल्म देखने। आपके दोस्त अहबाब जिन्होंने फिल्में बनाई हैं या एक्टर्स हैं, वो तो देखने चले जाएंगे, यही होता है, हम लोग इसी तरह स्पेशली आप नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते, बिल्कुल सही। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी। देखिए, सारे मामला, सारे कारोबार हिंदुस्तान से हो रहे हैं, सिर्फ फिल्म बंद कर देना, मेरा ताल्लुक रेडियो से, देखिए बुनियादी तौर पे 2018 से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था कि जनाब इंडियन कंटेंट बंद कर दें आप, बंद कर दिया आपने। अच्छा, यहाँ मसला ये, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके अंडर में आपके सुनो FM नहीं आते, ठीक है, क्यों नहीं आते, उसकी वजह है आपके अंडर में रेडियो पाकिस्तान नहीं आता, आपके अंडर में दोस्ती FM नहीं आता जो चाइना का, तो फिर किस टाइप का पैमरा, वहां पे इंडियन गाने चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है, मैं कोई ये नहीं, मुझे ये ना समझे कि मैं किसी का कोई एजेंट हूँ कुछ हो। आप जब फन की बात करते हैं ना, फन की सरहद नहीं होती है, ठीक है, हमारे एक्टर्स भी कहते हैं फन की सरहद नहीं होती। जब डबिंग शुरू हुई यहाँ पे, सबने शोर मचाया, और जो शोर मचाने वाले एक्टर्स थे सभी ने बाद में काम किया, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, कि हमारे ड्रामे तबाह हो रहे हैं। फन की सरहद नहीं होती, आप काम करें और काम से अपने आप को मनवाएं। आपने रेडियो इंडस्ट्री तबाह कर दी इंडियन कंटेंट बंद करके, आपके पास कितने गाने बन रहे हैं,
वो पॉप कल्चर 90s वाला नहीं है, ठीक है। सज्जाद अली हर साल एक गाना देंगे या वो एक एल्बम सज्जाद अली अब कितना चलाएंगे और कब तक चलाएंगे, ठीक है। पुराने गाने OSTs कितना चलाएंगे, फिर रेडियो पे हर गाना चलने वाला भी नहीं होता, ठीक है। टेम्पो अलग है, कुछ सिचुएशनल सॉन्ग्स होते हैं वो रेडियो के लिए नहीं होते। हम कितना कंटेंट लोग क्या सुनेंगे, रेडियो इंडस्ट्री वही तबाह कर दिया आपने। फिर जहां तक बात आती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, कराची में होर्डिंग्स लगना बैन है, बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि लगी हुई, फिर दोबारा लगेंगी, इतनी बड़ी होर्डिंग्स लगी हैं जिसकी याद नहीं है। तो कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी और यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म रूल तो खैर देखें किसी भी शोबे में पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए ना, जब तो तब ये तो अब इस तो फिर सियासत पे, मुल्क के हालात पे तो बहुत बड़ी बात निकल जाएगी। लेकिन हम अगर अपनी फील्ड को लेके बात करें कि इसमें भी बेहतरी होनी चाहिए और काम हर तरह का और सबको काम करना चाहिए जी। और जो बात आपने कही है कि जी सरहदें नहीं होती, ऐसा ही है। अगर यहाँ से कोई एक्टर वहाँ जाके परफॉर्म करना चाहता है, वो लोग बैंड करते हैं तो ये उनकी तहजीब है बिल्कुल, और हम वेलकम करते हैं तो ये हमारी फरागदिली। तो फर्क है ना, आप कैसे हैं ये पता लग जाता है बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, वो बस लोग थोड़ा सा इनसिक्योर हैं, वो काम लेना चाहते नहीं, वो अपना कंफर्ट जोन में बैठे हुए कि हमारी शिफ्ट में पूरा हो जाए, हमें एक्स्ट्रा ना पड़े, बस वो इसी चक्कर में लगे रहते हैं। मैंने सिटकॉम्स लिखे दो, एक 11 पे लिखा, एक न्यूज़ 1 पे लिखा 2015, फिर मैंने छोड़ दिया। तो उसमें आपने एक्टिंग भी की? नहीं, मैंने लिखा था। अच्छा। और बड़े अच्छी कास्ट थी। क्या नाम थे उनके? 11 पे था बताशे, जिसमें अयाज समू था और अली गुलपीर का वो पहला ड्रामा था। अशरफ खान थे, ख्वाजा अकमल थे जी, गुले राना थी, वो लिखा। फिर एक न्यूज़ 1 पे भट्टी एंड डीडी सीजन 2 लिखा, उसमें भी अब वो बड़े अच्छे मेरे पुराने बड़े भाइयों जैसे हैं, मैं नाम उनका क्या लूँ, लेकिन थोड़ा सा नजरियाती इख्तलाफ करने में कोई हर्ज नहीं होता। मुझे अगर आप कहेंगे कि सारा ड्रामा डे लाइट में लिख लें या रात में जनरेटर पड़ता है, फलाट पड़ता है, ये दो आर्टिस्ट हैं, इनका आपस में ना फड्डा, इनकी सीन ना लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? नहीं, इस तरह तो काम, और इसीलिए गैर मैयारी काम हो रहा है, मैंने छोड़ दिया क्योंकि इस तरह काम नहीं हो सकता। अभी आपने एक थिएटर प्ले डायरेक्ट भी किया आर्ट्स काउंसिल में, जो थिएटर फेस्टिवल हुआ उसमें जी। और अगर मैं कहूँ कि वो उस फेस्टिवल का बहुत मुनफरिद सीरियस प्ले था, ना सिर्फ सीरियस, वो मेयारी प्ले था उसमें, यानी उस ऑडियंस को, अगर मैं यहाँ कहूँ आपने ऑडियंस की परवाह नहीं की कि कैसी ऑडियंस आई हुई, आपने अपनी बात कही जी, तो आपको उसका रिस्पांस कैसा लगा? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। देखिए, वो ड्रामा था पैकर मोहब्बत, मैंने उसको असर नौ लिखा था, मतलब वो तहरीर तो जो बुनियादी तौर पे थी आदम राठौर की थी, लेकिन मैंने वो बहुत पहले उन्होंने लिखा था, मैंने उसको रीराइट किया और उसको मौजूदा ज़माने के हवाले से, मुझे पता था, मैंने कहा इतने बड़े बड़े नाम हैं, शकील सिद्दीकी हैं, कॉमेडी ड्रामे हैं, जाकिर मस्ताना और शकील शाह वगैरह सब कर रहे हैं। मैं वैसे डायरेक्शन करता रहा हूँ थिएटर की, वो 90s में मैंने की थी, मैं काफ़ी अर्से बात की थी। मैंने कहा मुझे करना, उसकी वजह आप शायद समझ सकती हूँ, क्योंकि वो माँ के ऊपर था। मेरी अम्मी का इंतकाल कोरोना से हुआ था 2020 में, तो सारी एफर्ट्स फिर मैंने लगाई, फिर मैंने उसमें करैक्टर भी किया और मैंने उस वक्त अपने सारे आर्टिस्टों से कहा था इन जगहों पे जो है ना, देखना लोग रोएंगे। और मुझे प्ले के बाद आके लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर रो गए, तो वो समझे कि मेरा स्वागत हो गया। लोग उठे नहीं थे उस ड्रामे से, बता दूं मैं आपको, काफी पब्लिक थी और उन्होंने पसंद किया। देखिए, सीरियस मसाइल भी होते हैं, अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं भाई ये ड्रामे हैं, थिएटर ड्रामे हैं या फिल्में, हम तो एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, हम रोने धोने क्यों जाए? भाई वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है ना, वो थिएटर तो है ही, या तो हंसी या रोना। अगर आप थिएटर का लोगो देखें जी, वही लाइफ यही है ना जी। इसी को हम रोलर कोस्टर कहते हैं, एक दफा गिरे, एक दफा उठ गए, तो एक दफा हंसी है, एक दफा गम है। बिल्कुल। तो और अब हमारे कॉमेडी जो हो रही थी ना, वो जुगत और वो जुबानी जुमले हो रहे हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। स्टैंड अप का मतलब ये नहीं है कि उसको हम थिएटर प्ले में या ड्रामे में डालते हैं। स्टैंड अप एक अलग चीज है, अलग फॉर्मेट है, अलग फॉर्म है, उसको वहीं रहने दें। जी जी। अक्सर थिएटर करने वालों से आप पूछ लें, अभी किसी को वॉक का नहीं पता होगा, थिएटर पे वॉक कैसी होती है, मूवमेंट कैसी होती है, किस एंगल पे आपको काम करना है, क्या नहीं करना है। एंगल वो कहेंगे, एंगल क्या मतलब? कुछ नहीं, माइक पे हमारा थिएटर तो होता ही नहीं माइक के बगैर ना। माइक हमने तो ओपन एयर में भी आर्ट्स काउंसिल में बगैर माइक के किए। तो हमारे टाइम पे क्या कहा जाता था, यूजिंग अ माइक इन अ थिएटर इज अ सिन। ये नहीं कहते थे इट्स रॉन्ग, नहीं सिन है, कहते थे सिन। जी सिन। हमें तो आवाज की प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है, मशकें इसीलिए कराई जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो ये सूरत हाल है भारत। बहुत सारी चीजों में असल में होता क्या है, जहां अगर आप रोकना टोकना छोड़ देना, जो एक कोई भी शख्स उसको दुरुस्त का पता है, लेकिन वो खामोश होकर बैठ जाएगा।
तो सामने फिर सब गलत गलत आता जाएगा और उसको साफ करने में हटाने में टाइम लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा मैं ये आपसे क्लियर करूंगी कि आपने अगर किसी को सही भी करना है ना, अगला चाहे तो, हाँ चाहत भी नहीं है, असल सीखने की भी चाहत नहीं, फिर इसलिए खामोश होकर बैठ जाता है कि भाई हम सही कर लेंगे, तुम जैसे भी करो। अच्छा, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं, प्रोग्रामिंग हेड में, प्रोग्रामिंग हेड है माशाल्लाह। तो ये बताइए कि खाली सिर्फ सदाकारी ही नहीं, लेकिन ये आपका शोबा रेडियो का मैनेजमेंट भी और तमाम प्रोग्राम्स बनाना, और एक दो प्रोग्राम्स का मुझे भी पता है कि जो बड़े हिट रहे आपके आइडियाज, तो ये थोड़ा सा इस पे बात कीजिए कि कौन कौन से प्रोग्राम, ये काम आपको ज्यादा पसंद है, एक्टिंग, सदाकारी, क्या कौन सा शोबा? देखिए वही जो मैंने बात की, सारे जितने भी काम है तखलीक है और नयापन है, तो वो चाहे एक्टिंग हो या फिर सदाकारी हो, जो प्रेजेंटेशन है, अगर मेरे शोज जिन लोगों ने सुने हो रेडियो के, तो मैं कोशिश करता हूँ नया से नया लाने की। और वही वजह बनी थी जो दुबई में, मतलब अपने मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं था, मैं दुबई में सेलिब्रिटी था, मेरे दुबई में होर्डिंग्स लगे हुए थे जो हमने कराची में कभी नहीं सोचे, फुल पेज के प्रिंट एड्स आते थे। तो जहाँ नयापन होगा ना, वो लोगों को अच्छा लगेगा, वो काम करने में मजा आता है। देखिए रूटीन से इंसान उगता जाता है, आपको चाहे चिकन टिक्का पसंद हो, आप 3 दिन सुबह दोपहर शाम चिकन टिक्का खा लें, अगले दिन आप कहें भाई मुझे मूंग की दाल दे दो, ऐसा ही। तो नयापन होना चाहिए और तब्दीली होती रहनी चाहिए आपके काम में भी, रूटीन में भी और काम करने के तरीके में भी। तो क्या यही वजह है कि आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ टाइप के प्रोग्राम्स रेडियो पे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं? जी अल्लाह का शुक्र। और मैं एक चीज़ बता दूं, अक्सर लोगों को पता नहीं है, मैं जब 2005 में ऐसे दुबई गया था, तो अपना कराची में उस वक्त में वहाँ पे प्रोग्राम मैनेजर था, तो कई शोज मैंने डिज़ाइन किए थे, जिनमें मॉर्निंग शो था ताज़ा दम, और मॉर्निंग शो का पूरा फॉर्मेट वो जो मैंने बनाया था वो सब ने कॉपी किया और आज भी कॉपी करते हैं। लेकिन अल्लाह शुक्र है कि 107 के जैसा कोई शो है नहीं। आप कोई कंटेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा, आप मुख्तलिफ चैनल सुन लें, परसेप्शन बनना एक अलग चीज़ है कि यार वो बड़ा अच्छा म्यूजिक प्ले करता है फला रेडियो चैनल, या वो आरजे बड़ा अच्छा, अब आप उसको सुने तो वो कर क्या रहा है, जिसने बुनियादी बातें ही नहीं सीखी हैं, तो उसका बड़ा होना कोई। तो क्या आप प्रोग्राम लिखते हैं बाकायदा और बताते हैं आरजे को कॉन्सेप्ट लिख के कि भाई ये ऐसे होगा ऐसे होगा? ये जी देखिए कॉन्सेप्ट नोट बनता है, फिर कॉन्सेप्ट नोट के बाद उसमें पूरा डिजाइन किया जाता है कि बैलेंस कंटेंट होता है कि 2 घंटे का शो है या 3 घंटे का है, तो इस 3 घंटे किस तरह जाएंगे, फिर आरजे के साथ ब्रीफिंग होती है, पूरी प्रोड्यूसर के साथ होती है, फिर उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर कंटेंट। अल्लाह का शुक्र है कि अपना कराची एफएम साथ जिस पे इस वक्त मैं हूँ, हमारा चैनल सुन के कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे फजूल बातें हो रही हैं, बड़ा बैलेंस कंटेंट है। ठीक है, आरजे कोई आके उल्टी सीधी बात नहीं करेगा, ना बिला वजह का टाइम जाया करेगा, रिसर्च बेस्ड तहकीकी काम है सारा, और कंटेंट मिलेगा आपको सुनने को। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, और इसमें कोई भी हो सकता है, चाहे पाकिस्तानी हो, या एक पाकिस्तानी बता दें, एक इंडियन बता दें और एक हॉलीवुड का बता दें। अच्छा देखिए, पाकिस्तानी अक्सर लोगों को नहीं मालूम होगा, कोयटा के कलाकार थे, मरहूम हो गए वो, अब्दुल कादिर, वो बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट थे। और उनका कोई प्ले? उनका प्ले आई थिंक मेरे ख्याल में उनका धुआं था या पता नहीं कौन सा प्ले था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है। वो बहुत खतरनाक एक्टर थे, उनके जो एक्सप्रेशन थे ना वो बहुत ही आला थे, अब्दुल कादिर जी। और इंडिया में तो बहुत सारे हैं, इंडिया में तो काफ़ी है। इंडिया में अगर आप पैरेलल सिनेमा की तरफ चले जाएं तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरी आ जाती है फिर, ठीक है, और आप कमर्शियल सिनेमा की तरफ आ जाएं तो वो अलग है। लेकिन मेरे ख्याल में खैर हमारी जो नस्ल थी वो तो अमिताभ की नस्ल थी, लेकिन जब फिल्में आप देखते हैं ना थोड़ा सा मेच्योर होके, किसने असर छोड़ा कि एक में, अगर मेरे भी कोई 50 होंगे, लेकिन कोई एक होगा ना जो एकदम से नाम आ जाएगा? दिलीप कुमार, जिनकी पीछे लगी हुई, ये भी कैप्रिकॉन। जी दिलीप कुमार था, कैप्रिकॉन होते हैं। और दिलीप साहब का अगर आप उनकी जिंदगी के बारे में पढ़े, एक तो नहीं मेरा ख्याल है नहीं थे, दिसंबर के हैं, लेकिन शायद कैप्रिकॉन नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल लेकिन ये मेहनती और उन्होंने हर तरह का किरदार अदा किया। ठीक है, शक्ति में जब अमिताभ बच्चन की पहली बार इनसे मुलाकात हुई, मतलब फिल्म में, अमिताभ को मुझे याद है कि मैं बड़ा नर्वस था, मुझसे बोला नहीं जा रहा। और दिलीप कुमार वर्सटाइल अदाकार थे, आप देख लें उन्होंने जो भोजपुरी अंदाज अपनाया फिल्मों में वैजंती माला के साथ, और कहीं शहजाद सलीम तो कहीं कुछ, वो कमाल एक्टर थे। और उनकी कॉपी लोग माने नहीं माने, लेकिन जब आप करते ना मवाजना करते हैं, शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैनशिप है, फैन फॉलोइंग है, ठीक है, लेकिन शाहरुख खान मिक्सचर है अमिताभ और दिलीप कुमार, ये सब लोग कहते हैं जी। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने चेंज मारा है,
शुरू के 5-8 साल वो इसमें रहे। हाँ। उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया के बाद से उन्होंने अपना अंदाज एक नया किया। हाँ। स्टार्ट उन्होंने इसी बेस से किया। लेकिन उनमें और दिलीप कुमार अमिताभ में एक फर्क ये है कि अमिताभ ने और दिलीप कुमार ने ना अपनी एज को देखते हुए कैरेक्टर्स देने शुरू किए और करने शुरू किए। वो ये लोग अभी तक मुस्तकिल हीरो आ रहे हैं, कब तक आएंगे आप? भाई अब मुझे लगता है कि खान का डाउनफॉल या टाइम स्टार्ट। देखिए अमिताभ की फिल्म आई बुड्ढा होगा तेरा बाप। वो अच्छा मैंने एंजॉय की। हीरो थे वो उसमें, हीरो थे, लेकिन कैरेक्टर अपनी एज के हिसाब से किए। तो ये कमाल है, देखिए ये कमाल। और मगर देखिए उनका भी एंड ऐसे ही था, वो गंगा जमुना सरस्वती और वो तो डाउनफॉल हो गया था ना, है ना। तो ये इनका भी यही टाइम चल रहा है। अच्छा फिल्में बताएं मुझे, क्या फेवरेट? तो शोले नो डाउट। शोले में कमाल किया भाई सब ने, चाहे वो रमेश सिप्पी हो या आर डी बर्मन हो या अदाकार हो, आप किसी इंग्लिश फिल्म का कॉपी, भाई कमाल किया ना। देखिए अगर नकल भी करते हैं भाई, वेस्टर्न स्टाइल को उन्होंने अपने अकल से करते हैं। लेकिन उसमें मैं आपको एक सीन बताता हूँ, जो लोग देख रहे हैं वो जरूर देखिएगा जाके। वो सीन ऐसा है कि जब हेमा मालिनी जो है बसंती वहाँ बैठी हुई है नहर पे, और गब्बर के लोग आते हैं उसको उठाने, वो भागती चल धन्नो आज तेरी इज्जत का सवाल है, ठीक है। उसका साथ लतीफे भी बने, लतीफों पे नहीं जाना मैं, ठीक है। वो जो घोड़ों के टापों के साथ आर डी बर्मन ने तबला मैच किया ना, वो कमाल है। और मैं कहता हूँ द मोस्ट फनीएस्ट डायलॉग ऑफ एवरी टाइम जो है ना, ऑल टाइम, वो ये है कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, मेरे हिसाब से यही है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है बसंती, क्या कमाल है। फिर मजे की बात ये इस फिल्म का तो एक डायलॉग कमाल का है, डायलॉग कमाल का। पर देखिए मैं कह रहा हूँ ना, मेरी खुशनसीबी है असातिज़ा, और जिस शोबे में आप काम कर रहे हो ना, उसके आप जय्यत लोगों से मिल लें। जैसे रेडियो में मेरे आज भी मरासिम में अल्लाह का शुक्र है अमीन सायानी साहब से, अरे जबरदस्त जी, मैंने उनका लाइव इंटरव्यू भी किया, और उनसे मेरे आज भी मरासी में बातचीत होती है मेरी। फिर ये शोले के राइटर, को राइटर जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी को मैंने लाइव इंटरव्यू किया। उन्होंने मेरी बड़ी तारीफें की उर्दू की, और मैंने उनसे कहा उर्दू मैं नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं बड़ी जबरदस्त। और मुझे बड़ी खुशी हुई थी, ये एक शो करते हैं कैफी आजमी के हवाले से, कैफी और मैं, जिसमें ये कैफी की खुदूद पढ़ती है, तो दुबई में उस जमाने में उन्होंने की थी। उससे पहले मैं इंटरव्यू कर चुका था, प्रमोशनल इंटरव्यू था, पर वो चलता गया लंबा। तो आप यकीन करें, ये मैं दुबई का होटल भूल गया, उसके बॉल रूम में हुई थी तकरीब खत्म होने के बाद शबाना आजमी डायरेक्ट सबसे पहले मेरे पास, उन्होंने कहा अजनबी आप बताएं आपको कैसा लगा, कि गलती तो नहीं थी। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है जी। और शबाना आजमी कोई कम नहीं, बेहतरीन एक्टर है, हम सबके भाई फेवरेट्स। मैं खुद हैरान, मैंने कहा मतलब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज्जत देने वाला अल्लाह ही है, वहां सब हैरान थे। अच्छा, फिर मैंने सही इंट्रोडक्शन दिया था ना उर्दू में। फिर जगजीत साहब मेरी बड़ी तारीफें करते थे, उनकी भी उर्दू बहुत अच्छी है। जी जगजीत साहब। अच्छा, मैंने बड़ा एक दफा उनसे सवाल किया, लाइव इंटरव्यू था उनका दुबई में, मैंने कहा जगजीत साहब आप अगर, अच्छा वो बड़ा बदला सा भी थे वो, मैंने कहा जगजीत साहब अगर आप सिंगर नहीं होते क्या होता यार, मैं कोई धोबी होता, मैं कपड़े धो रहा था, कुछ ना कुछ कर रहा होता। लेकिन वो भी बड़ी तारीफें करते थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, इंटरव्यूज करने का मौका मिला। बल्कि गजल सिंगिंग के हवाले से, गजल गायकी के हवाले से जो बड़े सगीर के बड़े नाम हैं, जगजीत साहब के तो मैंने इंटरव्यूज किया खुद, और मेहदी हसन साहब का भी मैंने किया था उनके घर जाके इंचोली में। गुलाम अली साहब के साथ मेरी बड़ी लंबी नशिस्त रही दुबई में। तो मैं अपने आप को खुशनसीब, देखिए मैंने इस शोबे में नाम तो बनाया, पैसा नहीं बनाया, क्योंकि पैसा बनाने के लिए मैं गलत रास्तों पे नहीं जाना चाहता। देखिए नाम बहुत मुश्किल से बनता है, नाम को मैं खराब नहीं करना चाहता। मेरे दादा कहते थे इज्जत कमाने में सदियां निकल जाती, जी और कमाने में एक लम्हा। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको सराहते हैं, थिएटर में लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, या रेडियो पे प्रोग्राम सुन के आपके फैंस आ रहे हैं, या टीवी पे देख के आपको डबल लुक जिसको कहते हैं लोग मुड़ के देख रहे हैं, अच्छा लगता है। 27 हर एक को पसंद आती है, ठीक है। और उस 27 से ये भी हकीकत है कि आपके घर का चूल्हा नहीं जलता, ठीक है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत छोड़ के चले जाएंगे गलत रास्ते पे, तो फिर आप तो अपने शोबे से भी नाइंसाफी कर रहे हैं, और अपने साथ में अपनी औलाद के साथ भी। आपने कहा अपनी औलाद के साथ भी, तो घर में जैसे मैं तो जानती हूँ, जी थोड़ा सा अपने बच्चों, भाभी हमारी, उनके बारे में बताएं। मिसेस का नाम नादिरा है, शराबती गाड़ी बनाती नादिरा, मगर वो
पेंटिंग्स बनाते वो बहुत अच्छी पेंटिंग। अच्छा वो देखिए रेडियो का मेरी जिंदगी में बड़ा बल दखल है। मेरी मुलाकात उनसे रेडियो पे ही हुई थी। ये आई थी अपनी किसी ये पढ़ाती थी हैप्पी होम में ना, आर्ट पढ़ाती थी। अभी तो आपने कहा कोई लड़की आ जाती थी मैं बात नहीं कर सकता। नहीं वो पहले की बात थी रेडियो पे आने की पहले की बात थी। सही। हाँ तो ये आई थी अपनी एक सहेली के साथ। तो फिर हम पिकनिक पे जा रहे थे बस में तलबा वाले। मैंने उनसे कहा भाई इनको भी बुला लिया। तो फिर वो चलते गए फिर वो मैंने प्रपोज कर दिया। रात में बुला ही लिया। मैंने बुला ही लिया। घर बुला मैंने यकीन जाने मैंने प्रपोज किया कब्रिस्तान था सखिया संघ का। वहाँ जी जी वो इतनी गर्मी थी उस दिन और मतलब इंतहाई रोमांटिक जगह। और प्रपोज करने के बाद मैं 2 हफ्ते होली फैमिली में रहा। मुझे 4-5 बीमारियां हो गई थी, लू लग गई थी, पता नहीं क्या क्या हो गया था। वो हुआ भारत। वो उनसे फिर शादी हुई। फिर 3 बेटियां माशाल्लाह मेरी। फिजा सफरवा तीनों बड़ी माशाल्लाह अच्छी फरमा बरदार हैं और गॉड गिफ्टेड है। उनमें भी टैलेंट है पेंटिंग का, पेंटिंग, फोटोग्राफी, गिटार और क्या क्या वो सब कर रही है। तो बस ये है छोटी सी फैमिली। अच्छा आप दुबई में सिर्फ आरजे रहे या मतलब रेडियो से मुंसलिक रहे या उसके अलावा भी कोई काम किया? अच्छा रेडियो से मुंसलिक रहा, उसके अलावा भी मतलब वहाँ अपने कुछ काम वाम में करता रहा। लेकिन वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि मुझे जब पाकिस्तान में मैं यहाँ काम कर रहा था कराची में तो शोहरत थी उस टाइम पे बहुत। तो वहाँ के लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि भाई हम पाकिस्तानी एक चैनल खोलना चाह रहे हैं तो आपका नाम सुना, आप करना चाहेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहेंगे। पैकेज वगैरह पूछा, फिर मैंने हामी भर ली। हमने वहाँ खोला पाकिस्तानी रॉक सूफी रॉक चैनल। लेकिन अच्छा लिसनरशिप तो बहुत थी हमारी, लेकिन चूंकि एडवर्टाइजर वहाँ पे इंडियन है तो इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं मिली। वो फिर हमने इवेंचुअली जो है फिर उसको चेंज किया इंडियन चैनल में, पॉप चैनल किया, फिर एवरग्रीन चैनल किया, फिर हमने टॉक रेडियो किया। मतलब 3-4 फॉर्मेट्स हमने किए। बहैसियत सिर्फ एक आरजे के तौर पे मैं गया था, लेकिन मेरी अपनी सोच थी कि मैं अजनबी या आरजे नहीं हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान हूँ यहाँ पे। मुझे पाकिस्तान की, हाँ, क्योंकि मैंने देखा था लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर देते हैं और पाकिस्तानी काम में बहुत पीछे होते हैं, जिसमें इसमें कोई गलत बात है भी नहीं वैसे ना ज़्यादातर। तो मैंने वो उसको चैलेंज लिया और यकीन जाने कि मैंने दिन रात काम किया। मेरे घर वाले गवाह हैं। मैं रात में 2 बजे घर में आता था और सुबह 4-4:30 बजे दोबारा निकल जाता। रहता मैं शारजा में था और वो हॉरेबल ट्रैफिक होता है वहाँ पे दुबई शारजा हाईवे पे। अगर हमारी 9 बजे की मीटिंग होती थी ना वहाँ पे मीडिया सिटी में, और मैं 4 या 4:15 बजे अगर नहीं निकला तो मैं 9 बजे पहुँच नहीं पाता था वहाँ पे। फिर मेरा काम देख के वहाँ पर उन्होंने मुझे हेड बना दिया। पहले असिस्टेंट हेड बनाया, फिर असिस्टेंट के बाद उन्होंने प्रोग्रामिंग हेड बना दिया। वो सिलसिला चलता रहा। शाम में मेरा शो होता था 7 to 10। तो वो यकीन जाने कि सुबह से रात तक मैं काम में लगा रहता था। और उसमें एक बड़ी मेरी कोशिश ये होती थी, मैं बड़ा परचम लेके गया था पाकिस्तान में यहाँ से ना, जब 13-14 बजे की रात होती थी, मैं शारजा से रात में जाता था। दुबई टीवी में हमारा ऑफिस था, सही। मैं जाके वहाँ पे परचम लगाता था पाकिस्तान का सबसे बड़ा। अच्छा। एक मेरा पास डेस्क वो मेज वाला टेबल फ्लैग भी था। अच्छा मजे की बात होती थी। अब मैं 13-14 अगस्त की रात को लगा दी ना, दोस्त सारा पर इंडियन पाकिस्तान। अच्छा हम लोग छेड़ते थे एक दूसरे को ना, चाहे क्रिकेट मैच भी हो रहा है, एक दूसरे को अरे तुम्हारी ये हो गया फला हो गया, बड़ा मजा आता था। मतलब ये नहीं कि दुश्मनी वाला, नहीं। अच्छा अब देखिए मजे की बात, 14 अगस्त में देखा अरे यार 14 अगस्त मन रही है भाई, स्टूडियो में रखा हुआ है और पर्चा। अब वो अगले दिन इनके पास होता नहीं था, वो चार्ट पेपर में बना रहे होते थे। अच्छा। तो वो बड़ा एक दिलचस्प रहता था वो। तो लाइव शोज आपने जो वहां पर किए? मैंने किए वहां पे। हमने बर्जुमान एक है मॉल, जो लोग गए उनको पता होगा, वहां मेरा स्टूडियो लगता था पूरे महीने, खासकर रमजान में। और जुमेरा में एक इट्स इंडियन रेस्टोरेंट वहां पे किया। फिर रोड शोज किए, काफी मॉल्स में किए, तो काफी किया वहाँ पे काम। तो जो रमजान में वहाँ लगता था तो क्या मतलब रमजान ट्रांसमिशन टाइप चीज पूरी? और वो देखिए रमजान फेस्टिवल होता है, ठीक है। अच्छा। तो वहाँ पे हम पूरे वो फैमिली के कॉन्टेस्ट और गेम शो इस तरह की सारी चीजें करते थे। तो बड़ा क्या जैसा आपने यहाँ कराची में भी एक्सपो में किया था आपके चैनल ने? वो तो कराची में जो किया था उसका वो लेवल वो नहीं था, क्योंकि देखिए बात ये होती है कि जो मैंने कहा था ना कि आप कितना काम करवाने वाले हो, कितना क्रिएटिव जहन के मालिक, आपके अप्रोच की, जिसकी जितनी सोच उसकी उतनी अप्रोच। वहां पर हमने जितने क्रिएटिव काम किए, जितने मैंने आइडियाज दिए, वो सब लोगों ने कबूल किया, उसको कहा भाई गो है, आप करें, गो अहेड है, ठीक है। वो हमने किए, कामयाब भी हुए। अब यहाँ पे हमारे लोग डरते हैं, ठीक है, आप ये कर लें, 2-3 सवाल कर लें, लोगों को गिफ्ट हैम्पर दे। गिफ्ट हैम्पर में आप क्या दे रहे हैं? वो आप मसालों के डब्बे दे रहे हैं, अक्सर तो लोग वापस करके चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं उसको कि लार्जर देन लाइफ टाइप की जो चीज है ना, पाकिस्तान में नहीं है। असल में क्या इसकी वजह इंडिया की मार्केट बड़ी है ये, या वो चैलेंज लेते हुए डरते नहीं है?
दो वजूहत हैं, वो चैलेंज लेते हुए डरते नहीं है, और हमारी सोच थोड़ी सी जो है वो उसमें खौफ है, नया काम करते हुए हम डरते हैं और करने देते नहीं हैं, ये मसला है। तो यानी इसी पे हम कंक्लूड करते हैं कि नया काम करने देना चाहिए और नए लोगों को आगे आने देना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद सुनने वालों को और देखने वालों को भी लगे कि सुल्तान अब्दुल हमीद खान बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर मेरे अज्जू भाई और आप लोगों के लिए अजनबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप शो पर आए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बीइंग सिनेमैटिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके पास हर दफ़ा नए नए मेहमान लेकर आए। खुदा हाफिज़।